हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। अमेजिंग लेसन आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों हमारी 6th क्लास की भूगोल का 6th चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इससे पहले मैंने 5 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं जो बारी बारी से आपका भूगोल के 5 चैप्टर हैं, ठीक है। तो हम पृथ्वी की प्रमुख स्थल रूप के बारे में लर्न करेंगे, मतलब पृथ्वी में जो स्थल है पृथ्वी का जहाँ पर रहते हैं मैदान पर्वत आदि जो के बारे में अध्ययन करेंगे, स्थल मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, मतलब कुछ जगह ऊंची उठी हुई है, कुछ जगह निचली है, ठीक है। ऐसी पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है दोस्तों। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे और कुछ समतल होते हैं, ठीक है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं कहीं ऊपर उठती है तो कहीं कहीं दोस्तों धंसती जाती है। अब जैसे ये दोस्तों, ये पर्वत है, पर्वत श्रृंखला, ये झील है, नदी है, ठीक है, ये मैदान है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों गति करती रहती है, धीरे धीरे जो होती है इनकी प्लेटें ना होती हैं दोस्तों, वो इधर उधर खिसकती जाती हैं और इससे क्या होता है, एक दूसरी प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो दोस्तों जो भारी वाली प्लेट होती है वो ऊपर उठ जाती है और निचली वाली प्लेट नीचे हो जाती है। तो इस कारण पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, पृथ्वी की कुछ स्थल हैं, वो कुछ स्थल समतल होते हैं, कुछ ऊंचे उठे होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, ठीक है। इसलिए ये कारण होता है, ठीक है। चलें, तो दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया क्या है, स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है दोस्तों। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को दोस्तों अपरदन कहते हैं। जैसे पृथ्वी की कोई सतह है दोस्तों, ये मैदान का टुकड़ा मान लीजिए, ये टूट कर घिस जाने की क्रिया कहलाती है अपरदन कहलाती है, ठीक है। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है, मतलब जो जमीन होती है वो नीचे की ओर धंस जाती है, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। तो निक्षेपण की क्रिया क्या होती है दोस्तों, यदि कोई चीज़ किसी चीज़ का अपरदन होने के बाद उसका निर्माण होना निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। तो ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल और बर्फ तथा वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं दोस्तों, ठीक है, अपरदन, ठीक है। हम विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों की उनकी ऊंचाई या ढाल के आधार पर पर्वत पठारों एवं मैदानों को वर्गीकृत कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम, तो दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे पर्वत पहला टॉपिक आता है। तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा पर्वत ऊंचे होते हैं पृथ्वी के विभिन्न भागों से, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं मानचित्र में दोस्तों। पठार, पर्वत श्रृंखलाएं, पहाड़ी मैदान, सबसे ऊंचे क्या होते हैं, पर्वत होते हैं पृथ्वी की श्रृंखला में, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, याद रखिएगा। जो पर्वत का ये शिखर होता है ये छोटा होता है, लेकिन इसका जो आधार होता है ये चौड़ा होता है, ठीक है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है दोस्तों। कुछ पहाड़ बादल से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ जाएंगे जलवायु जो होती है ठंडी होती जाएगी, ठीक है। कुछ पर्वत पर दोस्तों हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, जैसे जिन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहता है, हिमानी कहा जाता है, ठीक है। तो हिमानी किसे कहा जाता है दोस्तों, हिमानी किसे कहा जाता है कि जैसे कुछ पर्वतों पर हमेशा रहने वाली बर्फ़ की नदियों को हिमानी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसे दोस्तों पर्वत भी होते हैं जो समुद्र के भीतर हैं, समझे बात को आप। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत हैं जो समुद्र के, तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि यहाँ कुछ ऐसे पर्वत होते हैं समुद्र के भीतर है, मतलब समुद्र के अंदर भी होते हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते दोस्तों। कठोर जलवायु होने के कारण
पर्वतीय क्षेत्र मतलब पर्वत जहाँ पर होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्र कहलाते हैं, में बहुत दोस्तों कम लोग निवास रखते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु होती है बहुत ही ठंडी होती है, ठीक है, तथा कृषि योग्य भूमि की वहाँ कमी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं जिसे श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो पर्वत के एक रेख श्रृंखला किसे कहते हैं? पर्वत के एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होने की प्रक्रिया को पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो भूपर्वतीय वलित पर्वत, ठीक है, पढ़ते हैं। तो चलिए हम तो कहा जाता है कि बहुत से जो पर्वतीय तंत्र हैं, ठीक है, समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं दोस्तों। तो समांतर श्रृंखला मतलब एक समान श्रृंखला के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। तो इससे एक चीज़ बता सकती है, हिमालय कहाँ की? एशिया की है, आल्प्स यूरोप की है और एंडीज कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की है दोस्तों, ठीक है। तो पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है, मतलब पर्वत की जो अलग अलग पर्वत की अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग आकार होता है, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें चलिए आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों एक चीज़ आती है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कहते हैं वलित पर्वत, एक होता है वंशोत्थ पर्वत, वृंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत दोस्तों, ठीक है। हिमालय तथा आल्प्स जो है दोस्तों वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत क्यों कहते हैं? इनमें वलय मोड पड़ने की वलय मोड है, इसके कारण इन्हें वलित पर्वत कहा जाता है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार है। शिखर शंकुआकार किसे कहते हैं दोस्तों? इस आकृति को, ठीक है, शंकुआकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की दोस्तों सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की कौन सी श्रृंखला है? अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। तो अपर्दन की प्रक्रिया के कारण दोस्तों यह श्रृंखला घिस गई। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। उत्तर अमेरिका के अपलोशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं दोस्तों। इनकी ऊंचाई दोस्तों बहुत कम है, ठीक है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं दोस्तों। तो जब दोस्तों पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। ऊर्ध्वाधर रूप दोस्तों जैसे ये पर्वत इसका इतना भाग टूट गया और जब अपने खड़े रूप से विस्थापित हो जाता है, गिर जाता है, तो क्या होता है? विस्थापित होने के मतलब अलग हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। तो भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण कैसे होता है? जब पर्वत से एक बहुत बड़ा भाग जब किसी मैदान में बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणों का भंश क्रोवेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉस्चेस पर्वत इस तरह के पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। दोस्तों एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति देखिए था। इस प्रकार की भूआकृतियों की कुछ और मतलब एटलस दोस्तों एक मानचित्र की पुस्तक है जिसे एटलस कहते हैं दोस्तों। इसमें आप विभिन्न प्रकार की चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। अब दोस्तों पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं दोस्तों हमारे लिए। वो कैसे होते हैं वो अभी बताएंगे आपकी। तो पर्वत जल के संग्राहक होते हैं, मतलब जल एकत्रित करते हैं। पर्वतों में नदियाँ बहती हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों से स्थित हिमानियों में होता है। तो हिमानियाँ क्या होती हैं? कुछ पर्वतों पे दोस्तों 12 महीने जो बर्फ़ की जमी नदी बहती है, इन्हें क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं, ठीक है। बताया था मैंने। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई,
पनबिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं दोस्तों। पर्वतों में अलग प्रकार की दोस्तों वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं वहाँ के अनुकूल, वहाँ के जलवायु के अनुकूल। ठीक है, वनों से दोस्तों हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद है, रेजिन आदि चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं हमारी ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, तो सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। जो कुछ सैलानी होते हैं दोस्तों, ये खेती करते हैं वनों में, इधर से उधर जा जा के, इन्हें सैलानी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों एक कबीले होते हैं, इधर से उधर भेड़ पशु चराते हैं और वनों से अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए उपयुक्त वन होते हैं पर्वतीय वन। ठीक है, तो वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं दोस्तों। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैरा ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों में जहाँ खेले जाते हैं, तो आप पता कीजिएगा। तो दोस्तों ये चीज़ है, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, ज्वालामुखी पर्वत क्या है, ये मैं भूल गया था, आपको बता देता हूँ। तो ज्वालामुखी दोस्तों जो पर्वत है, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बन जाता है। अफ्रीका का माउंट किलिमांजारो तथा जापान का फ्यूजिमा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। तो ज्वालामुखी दोस्तों पर्वत क्या होता है, जैसे कोई मैदान होता है, उसमें ज्वालामुखी खूब जैसे फटता है और मैदान ऊंचे की ओर उठ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। तब दोस्तों पठार पढ़े, हमने पढ़ा था पर्वत, अब पढ़ेंगे पठार। पर्वत और पठार में क्या अंतर है, तो पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है और पर्वत क्या होता है, ऊंचा होता है दोस्तों, प्राकृतिक ऊंचाई होती है इसकी बहुत। ठीक है, पर्वत क्या होती है, शिखर पे दोस्तों छोटा होता है, उसका आधार बड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं दोस्तों, जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है दोस्तों। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा पठार है, तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई क्या है, माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है, याद रखिएगा। तो पठार बहुत उपयोगी होते हैं दोस्तों, जैसे ये पठार है। ठीक है, पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की दोस्तों प्रचुरता होती है और हमारी जो जीवन में काम आ रहा है वो क्या है, खनिज है दोस्तों। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ का, अफ्रीका का पठार। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो पठार उपयोगी हैं बहुत, क्योंकि पठारों से क्या मिलता है, हमें खनिज प्राप्त होता है। और पर्वतों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं। कहाँ प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो पठार क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि यह नदियाँ बहुत, जलप्रपात मतलब जलों से हानि हो सकती है। जलप्रपात दोस्तों किसे कहते हैं, जलप्रपात तो दोस्तों जल अपर्दन, जैसे मतलब बहुत तेज़ी से नदी गिरती है तो जिससे मृदा अपर्दन मतलब बहुत चीज़ें नष्ट हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे, जल अपर्दन, जल के द्वारा हुआ अपर्दन, जल अपर्दन। तो जलप्रपात होता है क्योंकि इनकी नदियाँ बहुत ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण। जलप्रपात दोस्तों क्या होते हैं, जलप्रपात अपना जो डैम होते हैं उसे जलप्रपात कहते हैं। इस प्रकार के जलप्रपात, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है दोस्तों, याद रखिएगा। खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है, कौन सी, काली मिट्टी। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं दोस्तों। ठीक है,
अब दोस्तों आते हैं मैदान के बारे में। ठीक, मैदान क्या होता है? तो हमने पर्वत पढ़ा, पठार पढ़ा, मैदान पढ़ेंगे। मैदान समतल भूमि के बहुत बहुत बड़े बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर अधिक ऊंचे होते हैं, ऊंचे नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगत होते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा उठे हुए और नीचे गिरे हुए हो सकते हैं। ठीक है, अधिकांशतः मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। ठीक है, नदियाँ पर्वतों के ढालों की पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित करती हैं, मतलब अपरदित मतलब अपर्दन करती हैं उसका। ठीक है, अपर्दन से रोकती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए हुए पदार्थ जैसे पत्थर है, बालू है, सिल्ट, वे घाटियों को निक्षेपित करती हैं। इन्हीं के द्वारा निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। तो मैदानों का निर्माण कैसे होता है? कुछ नदियाँ अपने साथ अपरदित पदार्थों को जैसे को अपने साथ ले जाती हैं और वहाँ साथ धोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर है, बालू को निक्षेपित कर देती हैं। इससे मैदान का निर्माण हो जाता है। सामान्यतः मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के का निर्माण करना बहुत आसान होता है। ठीक है, आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ छोटे बड़े मैदान एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों को बनाने के लिए, खेती के लिए, यहाँ समतल के लिए भूमि की प्रचुरता है और यहाँ मतलब भूमि में बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, यहाँ मिट्टी भी बहुत उपजाऊ होती है। मैदानों की उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ भाग के लिए खेती काफ़ी उपयुक्त है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो स्थल रूपी और लोक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थल रूपी की विभिन्नता के अनुसार ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करता है दोस्तों। तो जैसे जैसे स्थल होगा वैसे वैसे उसका निवास होगा, वैसे वैसे उसकी आते होंगे, वैसे वैसे वहाँ लोग रहते होंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वत के अनुसार रहते होंगे, मैदानी क्षेत्रों में मैदान के अनुसार होंगे। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है दोस्तों। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत सरल होता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड ज़्यादा पड़ती है और वहाँ की खेती जो होती है वो ज़्यादा करने योग्य नहीं होती, खेती उपजाऊ नहीं होती ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा खेती नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ हर तरह की चीज़ें उगा सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो मैदानों में दोस्तों फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के और पर्वतीय क्षेत्र दोस्तों कठिन होते हैं सड़कें बनाना की चीज़। ठीक है, विभिन्न प्रकार के स्थल ऊपर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है दोस्तों। पर्वतीय क्षेत्र अलग रहते हैं, मैदानी क्षेत्र वाले अलग रहते होंगे। ठीक है, हर चार लांगे अपने जलवायु के अनुसार अपने कपड़े, उनका वेशभूषा आदि चीज़ें बदलती हैं। क्या आप उनमें से कुछ अंतरा को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदा, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश करती है। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इनसे आने वाले खतरों को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। तो हमें प्रायः स्थल का उपयोग दोस्तों गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। दोस्तों बहुत खेत कट रहे हैं, बहुत उपजाऊ चीज़ें। तो दोस्तों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा कि दोस्तों बहुत सारी असामयिक घटनाओं के बारे में जागरूकता। तो सबसे पहले क्या हम उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करते हैं, जैसे बहुत बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, बहुत उपजाऊ और चीज़ें, इसमें दोस्तों हम रहने के लिए मकान निर्माण करते हैं। इसके द्वारा इस भूमि का अपरदन होता है। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर पानी पर फेंक देते हैं, उससे क्या होता है दोस्तों, उससे क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है और पीने योग्य नहीं होता है। इस प्रकार क्या होता है, पानी अपरदन होता है, जल अपरदन होता है। ठीक है, उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आगे वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ठीक है दोस्तों, तो इसके क्वेश्चन आंसर दोस्तों मैं आपको कल बहुत बढ़िया समझा दूंगा, तो आप इनका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। प्रमुख स्थल के रूप में कौन से, पर्वत पठार में क्या अंतर है,
पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? नदियों द्वारा निर्मित मैदान संघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों? आप इनका आंसर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये कल वीडियो आपके एक वीडियो और दूंगा जो क्वेश्चन आंसर की होगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वेलकम टू माय चैनल मिसिंग लेसन।